पेपर 8 थे एमए फाइनल इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। आज का विषय है प्राचीन भारत में मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा, सिक्के, कॉइन्स इत्यादि को कहा जाता है। मुद्रा व्यवस्था यानी कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। मुद्रा है क्या? मुद्रा एक तरह से विनिमय का साधन है कि जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसके बदले में मुद्रा प्राप्त देते हैं और मुद्रा देने के बदले वह वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। प्राचीन काल में जब मानव के जीवन का आधार शिकार करना और खाना इकट्ठा करना था, तो बाद में धीरे धीरे आहार और अन्य कामों के लिए पशु पाले जाने लगे। जैसे जैसे पशुपालन प्रारंभ हुआ, अन्न उत्पादन प्रारंभ हुआ, उसी के पश्चात मानव के आर्थिक संबंधों का भी जन्म शुरू हो गया। जब आर्थिक संबंध, आर्थिक जीवन प्रारंभ हुआ तो उसके लिए विनिमय के साधन की आवश्यकता पड़ी। लेकिन प्रारंभ में हम यह देखते हैं कि चाहे वो हड़प्पा काल हो, चाहे प्रागैतिहासिक संस्कृति हो, उस समय में वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय का मतलब है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देकर उससे उस वस्तु को उसको प्राप्त कर लेना। जैसे अन्न उत्पादन करने वाला गेहूं के बदले लोहे के औजार बनाने वाले से लोहे के औजार प्राप्त कर लिया करता था। वस्त्र बुनने वाले से वस्त्र प्राप्त कर लिया करता था। इसी प्रकार से विभिन्न आवश्यकता की वस्तुओं को वो गेहूं के बदले ही प्राप्त कर लिया करता था। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय। विनिमय के कुछ साधन भी थे, जैसे गाय, अनाज, घोड़ा, खाल इत्यादि। यानी कि जैसे जैसे समाज थे उनके अंतर्गत विनिमय के साधन भी अलग अलग थी। जैसे हमें ऋग्वेद में उल्लेख प्राप्त होता है कि इंद्र की प्रतिमा का मूल्य 10 गाय था। ऐतरेय ब्राह्मण में एक उल्लेख प्राप्त होता है कि 1 साल की बछिया सोम की एक नियत मात्रा का मानक प्रतिवस्तु मानी गई है। क्योंकि सिक्के नहीं थे, इसीलिए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने में एक बहुत बड़ी बाधा आई थी, क्योंकि इसे हम सुविधाजनक नहीं कह सकते। इन कठिनाइयों के निवारण के लिए ही मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई और विनिमय के लिए सुविधा के अनुसार और जैसे वो लोग कर सकते थे उसी प्रकार से कई धातुओं की मुद्राएं उस काल में चलाई गई। प्रारंभ में सोना, चांदी, तांबा या पिंड इनका विनिमय का माध्यम बना। बाद में जारी करने वाली विभिन्न शक्तियों ने ऐसी धातुओं पर अपनी मुहर और प्रतीक भी उन्होंने लगानी प्रारंभ कर दी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब व्यापार और वाणिज्य जब आगे बढ़ा तब मुद्राओं का प्रचलन जो था वो भी आगे बढ़ता गया। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें यह पता है कि एक बहुत उच्च और संपन्न नागरिक जीवन विकसित हुआ था और उनका पश्चिमी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य भी होता था। और इस बात की पुष्टि हमें किससे होती है? लोथल से होती है, सूत्रगैंडोर से होती है कि इस समय में यहाँ ये लोग समुद्री व्यापार और स्थलीय व्यापार करते थे। प्रारंभ में व्यापार प्रत्यक्ष विनिमय के रूप में चला होगा, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु ली गई होगी। लेकिन बाद में मुद्रा की आवश्यकता महसूस हुई और इसीलिए मुद्रा प्रारंभ हुई। ऋग्वैदिक काल की यदि हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार की मुद्राएं रही होंगी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल को हम एक तरह से प्रारंभ मानते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमें सिक्के उपलब्ध नहीं हुए, मोहरें हमें बहुत उपलब्ध हुई हैं जो कि व्यापारिक कार्यों के लिए या अन्य कार्यों के लिए प्रयुक्त होती थी, लेकिन सिक्के हमें प्राप्त नहीं होते। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय ही था। लेकिन आगे चलकर जब ऋग्वैदिक काल प्रारंभ होता है तो ऋग्वैदिक काल में हमें कुछ ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि कुछ ना कुछ विनिमय का साधन था। कुछ ऐसे नाम प्राप्त होते हैं जो हो सकता है धातु की तरह या सिक्के की तरह प्रयोग किए जाते थे। ऋग्वैदिक आर्यों के पशुपालन और कृषि जो थी उनकी मिलीजुली अर्थव्यवस्था थी। पशुओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था और इसीलिए गायों की प्राप्ति के लिए वे लोग स्थान स्थान पर मंत्र और स्तुति करते हुए नजर आते हैं। आर्यजन पशु की वृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे। क्षत्रिय जन पशु को विजय उपलब्धि मानते थे और पुरोहित लोग पशुओं को दान दक्षिणा में पाते थे। गाय मुद्रा का रूप थी। यह भी मैंने आपको बताया कि इंद्र की प्रतिमा का मूल्य 10 गाय माना जाता था। कभी कभी मान का निर्धारण गायों की संख्या से किया जाता था, यानी कि जिसके जितने अधिक पशु होते थे उस व्यक्ति को उतना ही अधिक सम्माननीय, उतना ही अधिक धनवान माना जाता था। वैदिक काल में वस्तु विनिमय व्यापार का सामान्य ढंग था, लेकिन हमें कुछ सिक्कों के नाम भी प्राप्त होते हैं। अब ये सिक्कों के नाम क्या क्या हैं? जैसे निष्क। अब ये निष्क कई लोग कहते हैं कि यह स्वर्णहार था। सोने का एक ऐसा गहना था जो गले में पहना जाता था और इसीलिए इसे निष्क
ग्रीव कहा जाता है। मुद्रा के रूप में इसका उल्लेख ऋग्वेद में आया है कि एक गायक 100 निष्क और 100 घोड़े पाने का उल्लास मनाता है। एक जगह 40,000 सिक्कों और दूसरी जगह 8,000 सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है। स्वर्ण मुद्रा और कंठाभरण के रूप में निष्क का प्रयोग बार बार मिलता है। जातकों में इसी को निख कहा गया है। जातक ये माने जाते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ही रचनाएं हैं जो महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित लिखी गई हैं। निष्क सिक्का रूपी मुद्रा को कहते थे। वह सोने का होता था और हम कह सकते हैं कि यह निष्क काफ़ी कीमती होता था, क्योंकि कहा गया है कि हर ब्राह्मण को एक एक निष्क दिया गया। सोने के अन्य सिक्कों का जो हमें उल्लेख मिलता है वो थे शतमान, कृष्णल, पाद, गुण्य आदि। वैदिक साहित्य में हमें मान का भी उल्लेख प्राप्त होता है। चांदी के सिक्कों और चांदी निष्कों का भी उल्लेख आया है। वैदिक युग में चांदी का सिक्का रयस कहलाता था और सोने के गोले को, सोने के पिंड को हिरण्य पिंड कहते थे। ऋग्वेद में हिरण्य पिंड का उल्लेख हमें मिलता है। निष्क, शतमान, हिरण्य पिंड, इनका उल्लेख हमें काफ़ी मिलता है। तो हिरण्य पिंड, हिरण्य बोलते हैं सोने को, और पिंड हो गया उसका मतलब टुकड़ा एक तरीके से, या ढीला टाइप गला के उसका एक गोला जैसा बना दिया गया हो। तो हिरण्य पिंड जो था उसे सिक्के की तरह ही उस काल में प्रयोग किया जाता था। कोष और हिरण्य के पिंड शब्द जो थे वो बहुत महत्व के थे। सोने चांदी के विभिन्न वजनों और मानों के सिक्के लोगों में विनिमय के माध्यम के रूप में चलते थे। वैदिक लोगों ने सोने, चांदी, तांबे की प्रचुरता के कारण अपने सामाजिक और सह आर्थिक जीवन के सार को बहुत उन्नत किया और किसी न किसी ढांचे का उन्होंने मुद्रात्मक लेन देन में विकास किया। धातु के तरह तरह के सिक्के आर्यजनों की आवश्यकता की पूर्ति करते थे और भारत के लोग सिकंदर काल के बहुत पहले ही सिक्के ढाला करते थे। निष्क का वजन स्मृतियों में भी उल्लेख है। विष्णु, याज्ञवल्क्य और मनु ने निष्क का मान 4 सुवर्ण के बराबर बताया है और 1 सुवर्ण 320 कृष्णल के बराबर होता था। ठीक है, यानी कि जैसे ही है, जैसे आप ये बात मानते हो कि 100 मतलब 1-1 रुपये के 100 सिक्के और 1 रुपया यानी कि 100 पैसा, ठीक है, उसी तरीके से है कि निष्क का मान 4 सुवर्ण के बराबर था और सुवर्ण 320 कृष्णल के बराबर था। निष्क और मान के अलावा सोने और चांदी के अन्य सिक्के थे कृष्णल और शतमान। कृष्णल को हिरण्य कृष्णल भी कहते थे। कृष्णल एक स्पर्धा में भाग लेने वाले को इनाम दिया गया। सोने और चांदी के शतमान वजन में 180 ग्रेन के बराबर होते थे। यहाँ आप सिक्कों के बारे में जब आप पढ़ोगे तो 180 ग्रेन ही बार बार पढ़ेंगे, जैसे हम उनके बारे में पढ़ते हैं जब यूरोपियंस के सिक्कों के बारे में या गुप्तों के सिक्कों के बारे में, तो यही आता है। उनके खंड विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलित थे। शतमान का विभाजन अर्ध शतमान, जैसे आप 1 रुपये का विभाजन करते हो 50 पैसे 25 पैसे, वैसे ही शतमान का जो विभाजन था वो अर्ध शतमान यानी कि 45 ग्रेन में किया गया था। और 8वां हिस्सा जो था वो पादार्ध शतमान कहा जाता था, जिसका वेट होता था 22.5 ग्रेन। ब्राह्मणों में शतमान का मूल्यांकन किया गया है। पाणिनि, मनु और याज्ञवल्क्य ने धातु मुद्रा के रूप में तथा आर्थिक दृष्टि से शतमान के महत्व का वर्णन किया है। हम ये कह सकते हैं कि शतमान, हिरण्य और निष्क, इन तीनों का प्रयोग सामान्य खरीद बिक्री में किया जाता था। धातु के सिक्कों के साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली भी भारत में हमेशा से चालू रही है। रामायण में भी हमें इसका उल्लेख प्राप्त होता है। रामायण काल में हमें चांदी के सिक्कों का उल्लेख, जिन्हें रजत कहा जाता है, उसका उल्लेख मिलता है। तांबे के सिक्के भी इस काल में चलाए गए। बौद्ध ग्रंथों में एक सिक्के के अर्थ में कहारपण प्राकृत भाषा का शब्द है, वैसे इसे कहा गया कार्षार्पण का उल्लेख मिलता है। बौद्ध आचार्यों को सोने, चांदी, कांसे, तांबे के सिक्के ज्ञात थे और ये सिक्के थे कंस, पाद, मासक, काकड़िक, कार्षार्पण आदि। इनके मूल्य, स्थान और काल भी अलग अलग थी। विनय पिटक के अनुसार 5 मासक का 1 पाद होता है और व्यापारिक लेन देन में मुद्रा की एक सुव्यवस्थित प्रणाली बौद्ध काल में महत्व का विषय थी। स्वर्णपिंड और रजत पिंड भी चलते थे। भारतीयों ने दारा को स्वर्णपिंड के रूप में नजराना ट्रिब्यूट किया था। दारा राजा था जिसने भारत पर अपने सैन्यनायकों को भेजा था और हेरोडोटस ये कहता है कि भारतीयों ने उसे स्वर्णपिंड गिफ्ट के रूप में दिया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो धातु है उसे कहा जाता है आहत मुद्रा। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे पहली
पहचानी जाने वाली जो धातु है वो है आहत मुद्रा, जिसे इंग्लिश में मार्क्ड कॉइन कहा जाता है। आहत मुद्रा कैसी थी कि धातु को हथौड़े से पीट कर धातु चादरों को आयताकार या गोलाकार काट लिया जाता था और उन पर ठप्पे ठोककर प्रतीक चिन्ह बनाए जाते थे। ठप्पे ठोके जाते थे, इसीलिए इसे पंच कहा जाता है। आहत यानी मारना, ठीक है। तो आहत या पंचमार्क कॉइन्स इन्हें कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से हमें हजारों आहत मुद्राएं प्राप्त होती हैं। लेख रहित आहत मुद्राएं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से बनने लगीं और कई शताब्दियों तक चलती रहीं। बौद्ध साहित्य में भी इनका प्रचलन मिलता है। जैसे बनारस के एक बनिया के पास 80 करोड़ रुपया था। अनाथ पिंडक ने जेतवन स्थल पर लगभग 52 करोड़ सुवर्ण खर्च किए थे, क्योंकि अनाथ पिंडक का पता होगा आपको। अनाथ पिंडक ने जेतवन महात्मा बुद्ध को दान में उपहार में दिया था। तो इस तरह से सोने के सिक्के खर्च किए गए। लोग मुद्रा विज्ञान के सिद्धांतों के प्रयोग में दक्षता के उच्च स्तर पर पहुंच चुके थे। वे मुद्रा की विद्यमानता का मानक एवं प्रतीक सिक्का निर्माण की जटिलता का मर्म समझ चुके थे। रैप्सन, एलन आदि विद्वानों ने पूर्वकालीन भारतीय आहत मुद्राओं पर विदेशी प्रभाव ढूंढने का प्रयास किया है, किंतु उन लोगों का मत ग्राह्य नहीं है, यानी कि माना नहीं जा सकता। इन सिक्कों पर सूर्य, पर्वत, वृक्ष, मानवाकृति, कुत्ता, बिच्छू, सांप, खरहा आदि प्रतीक बनाए जाते थे। इन प्रतीकों से ही पता चलता है कि ये भारत के अपने सिक्के थे और इन्हीं सिक्कों को शायद ग्रंथों में शतमान कहा गया है। वाल्स ये कहते हैं कि आहत मुद्राओं पर जो प्रतीक मिलते हैं वे मोहनजोदड़ो की सील यानी कि जो मोहर है उनके चित्रों की परंपरा का अनुकरण मात्र है, कुछ भी नया नहीं है। डीडी कोशाम्बी कहते हैं कि सूर्य साम्राज्य का प्रतीक था। चापों पर अर्धचंद्र मौर्यों का प्रतीक है और वह राजसत्ता से संबंधित है। वे यह भी मानते हैं कि यह प्रतीक एक राजवंश से संबंधित है, यानी कि अगर मोर की आकृति है तो मोर किससे संबंधित माना जाता है? मौर्य वंश से। तो वे मानते हैं या मौर्य वंश से संबंधित है। चक्र रहित मानवाकृति वाले जो प्रतीक वाले सिक्के हैं वे आदिम जातीय गणराज्य के सूचक हैं, कि भारत में हम मानते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य थे, तो गणराज्यों ने उन्हें ढलवाया होगा। इसी प्रकार 3 अंडगोलक और 1 स्पर्श रेखा वाला प्रतीक अशोक का है, जो बहुत मिलता है और लंबे शासन का सूचक है। कभी कभी बिंदुसार के सिक्के पर भी यह निशान पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिक्कों पर हाथी, सांड के चित्र मौर्यों के और बौद्ध धर्म से संबंध का सूचक है, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं हाथी और सांड महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। इसी प्रकार से वृक्ष में घेरा है तो वो संबोधि, क्योंकि महात्मा बुद्ध को वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई तो संबोधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी मौर्य धर्म से संबंधित रहे होंगे। सूर्य और षटकोण प्रतीक नंद के आहत सिक्कों पर प्राप्त होता है, यानी कि जो नंद वंश के सिक्के हैं उन पर सूर्य और षटकोण का प्रतीक मिलता है। इन्हें राजा और कोषाध्यक्ष ने हो सकता है ढाला हो, यानी कि भारत पर बहुत पहले से ही सिक्कों पर राजकीय परमाधिकार और एकाधिकार का महत्व प्राप्त होता है। ये तो कहा जाता है कि आहत सिक्कों को श्रेणियों ने और गणराज्यों ने भी ढाला, लेकिन गणराज्य कौन थे? राज्य ही थे, और श्रेणियों को एक सीमित संख्या में सिक्के जारी करने का अधिकार था। नंद राजाओं ने भी भारी मात्रा में सिक्के जारी किए और सिक्के नियमित रूप से चलते रहे। कुछ मामलों में राजा अन्य लोगों को भी सिक्के जारी करने का अधिकार देते थे। अब हम बात करते हैं मौर्य और मौर्येतर काल की। जब हम मौर्य और मौर्येतर काल की बात करते हैं तो हमें मौर्य काल में टकसाल और उनके अधिकारियों का उल्लेख प्राप्त होता है। टकसाल नगर थी तो टकसाल वह स्थान होता है जहाँ मुद्राएं जारी की जाती हैं और अधिकारी जो उससे संबंधित सारी व्यवस्था को देखता है। अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख होना स्पष्ट बताता है किस काल में सिक्के चलते थे और उन्हें जारी भी किया जाता था। कौटिल्य ने सिक्कों के रूप में पण और मासक का प्रयोग किया है। जैसे पण हो गया चांदी का सिक्का जो 1, आधा और चौथाई और अर्धमान पाद के मान में होता था। मासक तांबे का सिक्का होता था और ये भी 1, आधा, चौथाई और अर्ध इसके मानस में होता था। मासक का चतुर्थांश जो था वो चतुर्थांश काकनी कहलाया जाता था। ये ऐसे ही है जैसे 1 रुपये का चौथा भाग क्या कहलाता है? 25 पैसे। उसी प्रकार से मासक का चौथा भाग काकनी कहलाता था और चांदी के सिक्के को पण कहा जाता था। बड़े बड़े कारोबार चांदी के पड़ों में होते थे। अधिकारियों का वेतन भी पड़ों में होता था, क्योंकि हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि जो केंद्रीय परिषद थी उसके मंत्रियों का जो वेतन था वो 48,000 पण था।
तो इस तरह से, और किसी का वेतन हमें 12,000 पण पता चलता है। तो ये पण क्या था? चांदी की मुद्राएं थी। आहत मुद्राएं चांदी और तांबे दोनों की चलती थी। मौर्य काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो मुद्रा मूलक थी। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ इस काल तक, मौर्य काल तक आते आते सिक्कों का जो प्रचलन है वो बहुत अधिक होने लगा था। कभी कभी तांबे और चांदी के साथ साथ सोने के सिक्के भी जारी किए गए हैं, लेकिन धातुओं के सिक्कों का मूल्य उस धातु के मूल्य के बराबर ही होता था, और इनकी विनिमय की जो दर थी सोने और चांदी के सिक्कों की, उसको तांबे के सिक्कों से किस तरह से विनिमय किया जाए ये समय समय पर बदलता रहता था। निगम से, यानी निगम या नगर या शहर के जो व्यापारी और महाजन थे वे भी चांदी के पण जारी करते थे। मनु से ज्ञात होता है कि जुर्माना चुकाने में सोने के छोटे सिक्कों का प्रयोग होता था। एक दूसरे अवसर पर सोने के मासक का भी प्रयोग मिलता है। सोने और चांदी के बीच विनिमय का जो अनुपात था वो 1:10 था, और चांदी और तांबे के बीच का अनुपात 1:16 और 1:20 था। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि सोने का एक सिक्का है तो उसकी मूल्य होता था 10 चांदी के सिक्के, ठीक है, और चांदी का अगर एक सिक्का है तो उसका मूल्य होता था 16 तांबे के सिक्के या 20 तांबे के सिक्के। गुप्त काल में सोने और चांदी के सिक्के विधि मान्य मुद्रा थी। सोने के अनेक प्रकार के सिक्के जो हैं वो इस काल में जारी हुए थे। नासिक गुहालेख में कि गुफा संख्या है 12, वहाँ हमें स्वर्ण और कारसारपण के बीच विनिमय की जो दर है वो पता चलती है कि एक सोने की मुद्रा = 35 कारसारपण यानी कि तांबे की मुद्राओं के बराबर है। नारद से भी संकेत मिलता है कि दक्षिण भारत में कारसारपण एक रजत पण था, यानी कि चांदी की मुद्रा थी। सोने और चांदी के बीच विनिमय की जो दर थी, यहाँ पर एक सोने का सिक्का उसका मूल्य होता था 30 चांदी के सिक्के या 48 चांदी के सिक्के। इसके बाद भारत में मौर्योत्तर काल जिसे हम कहते हैं, मौर्य काल के पश्चात यवन भारत में बड़ी संख्या में आए, जिनके सिक्के भी हमें प्राप्त होते हैं। ये भी ध्यान रखना, यवन राजाओं का इतिहास बहुत कुछ उनके प्राप्त सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। भारत में मिनेंडर अपोलोडोटस के अधीन भारतीय यवनों ने बड़े पैमाने पर व्यापार और वाणिज्य किया। भरुकक्ष में भी उनके सिक्के पाए जाते हैं। चतुर्दम्भ के सिक्के बहुत अधिक हैं और द्रम्भ से अधिक प्रचलित थे, यानी कि कह सकते हैं कि पश्चिमी दुनिया यानी कि रोम इत्यादि के साथ बहुत अधिक व्यापार था। जब आप लोग व्यापार पढ़ेंगे तब ये चीज़ें समझ जाएंगे। शकों, पल्लवों और कुषाणों ने भी सिक्के जारी किए थे। भारत में सोने के सिक्के एक व्यवस्थित रूप में सबसे पहले जो जारी किए थे यवनों ने। मतलब भारत के जो सिक्के हैं वो कुछ कुछ उन्हीं के अनुकरण पर थे, लेकिन भारत में रहते हुए सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी की कुषाणों ने। और कुषाणों में भी कौन था? विम कैथफिसिस ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा को जारी किया। रोमन और कुषाण दोनों ने अपने टकसाल में सिकंदरिया से आए कारीगरों की सहायता ली, और इसीलिए इन दोनों ही सम्राटों के स्वर्ण मुद्राओं में हम देखते हैं कि बहुत अधिक समानता है। कुषाणों ने अपने दीनारों के मानक वजन को अपने शासनकाल में प्रचलित चांदी के सिक्कों से मेल बिठाने के लिए सोने और चांदी के तत्कालीन मूल्यानुपात में समंजित किया। छोटे कारोबार वस्तु विनिमय से होते थे या कुषाणों के तांबे के सिक्कों द्वारा होते थे। सातवाहनों ने रांगे और पोटीन बोलते हैं चांदी का ही एक घटिया रूप, रांगे और पोटीन के सिक्के बनाए थे। अब इसके बाद बात करते हैं हम गुप्तकालीन सिक्कों की। गुप्त राजाओं ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए, और इन सिक्कों से हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। देश के विभिन्न भागों में अभी तक हमें गुप्तकालीन मुद्राओं के कम से कम 16 गुप्त संचय यानी कि जिसे हम निधि कहते हैं वो हमें प्राप्त हुई है। प्राचीन भारत में धन जमा करने का यह प्रचलित तरीका था कि कहीं भी गुप्त रूप से धन को इकट्ठा कर दिया जाए, और इसका उद्देश्य सिर्फ ये होता था कि जब भी आकस्मिक आवश्यकता हो तब इनका प्रयोग किया जा सके। मुद्रा विनिमय नियमित रूप से चलता रहा और इससे लोगों की दैनिक आवश्यकताएं पूर्ति होती थी। मुद्रा की कीमत उस धातु के भार पर निर्भर करती थी। पूर्व गुप्तकालीन सिक्कों का प्रतिमान वही था जो उनके उत्तर कुषाण सिक्कों का। स्कंदगुप्त के शासन के अंतकाल में सोने के सिक्के अधिक भारी होने लगे क्योंकि उनमें तांबे का मिलावट होने लगा था। यानी कि जब आर्थिक स्थिति स्कंदगुप्त की बिगड़ने लगी, हुरों के आक्रमण होने लगे, तो उसने सिक्कों में स्वर्ण का अंश घटाता गया और तांबे का अंश बढ़ाता गया,
और इससे हमें ये भी पता चल जाता है यानी कि सिक्कों से कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। अब यदि हम गुप्तकालीन सिक्कों की यदि हम बात करते हैं तो गुप्तकालीन सिक्कों में ये ध्यान रखिएगा, सबसे प्रारंभिक सिक्का यानी कि प्रथम सिक्का जो चालू किया वो किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनका सिक्का सोने का था और इसका वजन 111 ग्रेन था। इसका सिक्का एक ही प्रकार के हैं जिसे हम कहते हैं राजा रानी प्रकार का सिक्का, क्योंकि इसमें इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पत्नी कुमार देवी के साथ इस सिक्के को बैठे हुए जारी किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद सिक्के जारी किए समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के सिक्कों के समय में गुप्त मुद्राओं में बहुत उन्नति हुई। कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि के सिक्के उसने जारी किए। समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की मुद्राएं हैं, जिनमें 2 बहुत प्रसिद्ध हैं, वीणा प्रकार और अश्वमेध प्रकार। अन्य थी ध्वजाधारी प्रकार की, धनुर्धारी प्रकार की, परुषधारी प्रकार की और व्याघ्र निहंता प्रकार की। समुद्रगुप्त ने जो सोने के सिक्के जारी किए उनका जो वजन था वो वजन था 118 ग्रेन से लेकर 122 ग्रेन तक। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में सोने के अतिरिक्त चांदी और तांबे के लिए भी तांबे की मुद्राएं भी जारी की गईं। उसकी 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जो कि 121 ग्रेन से लेकर 132 ग्रेन तक की हैं। गुप्तवंशी सम्राटों में सिक्कों का सर्वाधिक जो प्रचलन किया वो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। उसके द्वारा सिक्कों में नवीनता, कलात्मकता और लेखों की काव्यमयता उल्लेखनीय है। उसने 14 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ये थी अश्वारोही, कार्तिकेय, खड़ग निहंता, सिंह निहंता, यानी कि ये 4 अलग हैं और बाकी सारी वैसी ही हैं। कुमारगुप्त की स्वर्ण मुद्राएं 125 से 128 ग्रेन की थी। स्कंदगुप्त के काल में, ये मैंने अभी आपको बताया कि स्वर्ण मुद्राएं भारी होती चली गईं, लेकिन उनमें तांबे की जो मिलावट थी वो अधिक होने लगी। स्वर्ण मुद्राओं का जो तोल था वो उसने 144 ग्रेन कर दिया, लेकिन स्वर्ण जो था वो 50% ही रह गया। स्कंदगुप्त ने 2 प्रकार की मुद्राएं अधिक चलाईं, धनुर्धारी प्रकार और राजा लक्ष्मी प्रकार की सिक्के। उसके उत्तराधिकारियों के काल में हमें स्वर्ण सिक्के कम प्राप्त होते हैं और मुद्रा मिश्रित सोने की धातुएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गुप्त राजाओं ने बहुत से सिक्के जारी किए। स्मृतियों में भी हमें विभिन्न सिक्कों का उल्लेख प्राप्त होता है, उनके मानक हमें प्राप्त होते हैं कि किस मुद्रा का किस तरह का मानक रखा गया था। गुप्तोत्तर काल की यदि हम बात करें तो कश्मीर, थानेश्वर, बंगाल आदि स्थान के राजाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग सिक्के जारी किए। इन सिक्कों को यदि हम गुप्तकालीन सिक्कों का अनुकरण कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि गुप्त सिक्कों के अनुकरण करते हुए ही उन्होंने उस तरह के सिक्के जारी किए थे। छोटे मोटे विनिमय के लिए हमेशा कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इसका उल्लेख फाइयान ने भी किया है कि सामान्य दैनिक लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग भारतीय करते हैं। वेनसांग ने सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन बताया है और ये भी कहा है कि तांबे के सिक्के भी प्रचलित थे। तोरमान की ताम्र मुद्रा मशहूर है। कौड़ी के अलावा वेनसांग ने छोटे छोटे मोतियों को भी विनिमय माध्यम के रूप में चलते हुए देखा और इसका उल्लेख हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी प्राप्त होता है। सेन राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख में कपर्दक पुराण का निर्देश है। कपर्दक पुराण कहा जाता है कौड़ी और कारशापण को। पाल और सेन राजाओं का हमें कोई सिक्का प्राप्त नहीं होता, लेकिन विभिन्न राजाओं के विभिन्न सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, जिन सिक्कों के आधार पर उनके इतिहास का निर्धारण भी करना हमारे लिए आसान होता है। वस्तुतः भारत में ज़्यादातर प्राचीन काल में वस्तु विनिमय की प्रणाली विद्यमान थी, जिनमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु से आवश्यकता की प्राप्त कर ली जाती थी। बदली जाने वाली वस्तुएं सदा एक ही तरह की नहीं होती थी। सिक्कों का भी प्रयोग किया जाता था। हालांकि कौटिल्य ने वस्तु विनिमय प्रणाली की निंदा की है कि इससे राजकोष को हानि होती है और इस तरह के परिवर्तन की अपेक्षा मुद्रा का विनिमय सही रहता है। बौधायन और वशिष्ठ के अनुसार तिल और नमक का विनिमय नहीं होता था, यानी कि ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके विनिमय के लिए मना की गई है और जिनके विनिमय के लिए स्मृति साहित्य में उल्लेख किया गया है कि इनके बदले विनिमय कार्य किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मुद्राओं के आगमन के पश्चात वस्तु विनिमय कम हुआ और साथ ही व्यापार और वाणिज्य में सुविधाएं प्राप्त हुई। भारत में एक लंबे समय तक वस्तु विनिमय चलता रहा, लेकिन वस्तु विनिमय के साथ साथ मुद्रा व्यवस्था भी भारत में चलती रही। धन्यवाद।